नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार यानी आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाकों में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दोनों पायलट खुद को इंजेक्ट करने में सफल रहे। वहीं हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि विमान ने सूरतगढ़ के उड़ान भरी थी या बहलोल नगर में क्रैश हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पे जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एयरफोर्स ने बयान जारी किया है। आपको बताते चले, एयरफोर्स ने कहा है कि वायुसेना के MiG-21 ने आज सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हादसे के कारण का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। जांच शुरू कर दी गई है। इससे पहले जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर में के पास एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। तब वहीं बताते चले कि MiG-21 क्रैश होने की आज की घटना ने एक बार फिर से सोवियत मूल के MiG-21 विमानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुआ था और 2022 तक MiG-21 विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में MiG-21 विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद पायलट अपने आप को सुरक्षित बचा लिए, लेकिन इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके पहले भी एक बार बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 विमान क्रैश हो चुका है, जिसमें पायलट समेत कई लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस दुर्घटना के बाद लगातार जांच भी हो रही है और इस विमान पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इसके पहले भी MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें कई लोगों की, पायलट समेत कई लोगों की मौत हुई थी। वहीं ये दुर्घटना हनुमानगढ़ में हुई है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई है और दोनों पायलट सलामत बचे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार यानी आज ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाकों में गिरा। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि दोनों पायलट खुद को इंजेक्ट करने में सफल रहे। वहीं हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि विमान में सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। यह बहलोल नगर में क्रैश हुआ है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। एयरफोर्स ने बयान जारी कर बताया कि वायुसेना के MiG-21 ने आज सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हादसे के कारण का फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल जी, टीपी साहब। लेकिन सवाल वही कि लगातार इसके पहले भी MiG-21 राजस्थान में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से हनुमानगढ़ में यह दुर्घटना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, MiG-21 विमानों की दुर्घटना कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये एक रूल बन गया है। आज तक मैं समझता हूँ करीब करीब 200 ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब कारण तो कई हो सकते हैं दुर्घटनाओं के। लोग कह सकते हैं कि साफ विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था, या जो पायलट था उसकी मैनुअल कोई मिस्टेक हो गई। लेकिन अगर हम इसकी जड़ में जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये विमान, MiG सीरीज के ये विमान बहुत पुराने हैं। कभी कभी जब हम अपने रशियन काउंटर से बात करते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं, बोले हमें ताज्जुब है कि आप आज तक इन विमानों को कैसे उड़ा पा रहे हैं। स्थिति ये है कि हिंदुस्तान के सामने 2 फ्रंट वार है, पाकिस्तान और चाइना, और उसको देखते हुए हमारे पास कम से कम 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए एयरक्राफ्ट से। हमारे पास कुल 30-32 हैं। अब जब तक नए विमान नहीं आ जाए तब तक पुराने विमानों को एकदम डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता।
इसलिए मजबूरी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके इन मिग विमानों को इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये स्थिति ऐसी है कि अब असहनीय हो गई है। एक विमान की दुर्घटना में न केवल विमान का नुकसान होता है, इस बार तो बच गए हैं पायलट, वरना ट्रेन पायलट भी मारे जाते हैं और इसमें तो 4 सिविलियंस भी मारे गए हैं। इसका एक ही रास्ता है अब कि हमें MiG-21 विमानों को हटा के जल्दी से जल्दी अपनी एयरफोर्स में तेजस या और दूसरे विमानों को शामिल किया जाना चाहिए। वही सर सवाल MiG-21 जी सर, सवाल यह है कि इससे पहले भी जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास से एक बार फिर से MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में भी वायुसेना के पायलट शहीद हुए थे लगातार 2 बार, यानी कि ये इस बार भी और इसके पहले भी MiG-21 कई बार, जैसा कि आपने बताया कि 200 बार और 200 के लोग करीब इस दुर्घटना में शहीद हो चुके हैं। सवाल ये है कि इस जो MiG-21 ये विमान है, इसकी खासियत क्या है और इसे अभी तक क्यों वायुसेना अभी अपने साथ शामिल करके रखी हुई है? नहीं, इसको रखे हुए तो मजबूरी है। इसको इंडियन एयरफोर्स में रखा रखना एक मजबूरी इसलिए है कि हमको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे विमानों के मुकाबले कुछ अच्छे विमान ही चाहिए, लेकिन स्क्वाड्रन होने तो चाहिए। अगर आज किसी वजह से युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो हमारे पास 2 फ्रंट के लिए 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए और हमारे पास इसमें करीब 32 स्क्वाड्रन। अब अगर हम उसमें से मिग विमानों को एकदम हटा दें तो ये संख्या जो स्क्वाड्रन की है और भी कम हो जाएगी। तो जब तक तेजस एयरक्राफ्ट जो हमारा मेक इन इंडिया है या और एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं किए जा सकते, जैसे हमने राफेल को इंडक्ट किया है ऐसे और विमान इंडक्ट नहीं किए जाते, तब तक MiG-21 विमानों को एन ब्लॉक एक बार में सबको डिस्कार्ड कर देना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये सच बात है कि ये विमान इतने पुराने हो चुके हैं, जैसे एक कार जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे चाहे जितना मॉडिफाई कर लीजिए वो सर्विस नहीं दे पाती जो एक अच्छी कार दे पाती है। और विमान बिल्कुल सर, हवा में रहते हैं, लिहाजा इनके लॉस का मतलब पार्शियल लॉस नहीं है, टोटल लॉस है। और कई बार हमारे पायलट भी इसमें मारे गए हैं। देखिए दुख की बात ये है, इस बार तो चलो वो बच गए हैं, लेकिन जब एक पायलट मारा जाता है तो एक बड़ा भारी रिसोर्स कम हो जाता है। एक पायलट को तैयार करने में बहुत लंबा समय और बहुत बड़ा खर्च लगता है। तो ये तो सरकार को इसके ऊपर युद्ध स्तर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और MiG-21 विमानों को सर्विस में बाहर कर देना चाहिए। वही सर सवाल ये है, इतने पुराने विमान आज की तारीख में सर्विस के अंदर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं उड़ाए जा रहे हैं। सर सवाल ये है कि MiG-21 ये सोवियत मूल का जो विमान है और इस विमान से कई बार हादसे हुए। इस विमान की आप खासियत बताइएगा दर्शकों को, क्योंकि इसके पहले भी इस विमान से और लगातार इस विमान से जो हम उड़ान भरते हैं या फिर जो अगर एक तरीके से देखा जाए जो प्रैक्टिकल रूप जो पायलट होते हैं वो पूरी तरीके से उड़ान भरते हैं, इसमें जो अन्य पायलट होते हैं उन्हें सिखाया जाता है, तमाम चीजें जो एयरफोर्स की गतिविधियां हैं वो होती है। इसकी खासियत क्या है, थोड़ी सी आप बताने की कृपा करिएगा सर। देखिए सर, MiG-21 विमान चूंकि एक ओल्ड विंटेज का विमान है, लिहाजा इसमें वो बहुत सारे सिस्टम्स नहीं है जो नए विमानों में होते हैं, चाहे उसमें स्पीड हो या उसमें रेंज हो या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम हो या उसमें सेल्फ इजेक्शन मॉड्यूल हो या उसके अंदर पायलट के साथ वो कैमरा लगा हो जिससे वो 360 डिग्री में व्यू कर सके और या उसकी बॉडी इस टाइप की हो जो एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस को पूरी तरह से रेजिस्ट कर सके। बहुत सारी खासियतें होती हैं एक विमान के अंदर जो पुराने विमानों में नहीं है। हालांकि मॉडिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन वो मॉडिफिकेशन एक नए विमान के मुकाबले नाकाफी है। तो MiG-21 तो वेरी फैक्ट, कोई चीज अगर बहुत पुरानी है
तो नेचुरली उस समय की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है, और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बहुत तेज गति से हुए हैं। तो आज की स्थिति में इन विमानों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ ये रीजनेबल नहीं है। बिल्कुल सर, और सवाल यही है कि इसे जब शामिल किया गया था तो उस समय का ये जो मिग 21 विमान एक सशक्त विमान के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज अगर देखा जाए आज के समय में मिग 21 विमान से लगातार जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसे लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि मिग 21 विमान को लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 2 पायलट इसमें पूरी तरीके से बचने में कामयाब हुए हैं। वहीं इसके पहले भी पूरी तरीके से अगर हम आपको बताएं कि इसके पहले भी मिग 21 विमान से हादसा हुआ था, तब पायलट समेत कई लोगों की मौत हुई थी। अब मिग 21 विमान पर फिर से अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इस विमान को अभी तक क्यों एयरफोर्स के जो फैक्टर है उनमें क्यों रखा गया है, और इस पर जो भारत के जैसे तेजस है और तमाम जो विमान स्वदेशी विमान हैं उन्हें अब शामिल किया जाए जो अत्याधुनिक गतिविधियों से पूरी तरीके से लैस हों। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 2 पायलट बचने में कामयाब हुए हैं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत होगी जिसमें देश भर से खापे पहुंच रहे हैं और कुछ किसान एक दिन पहले भी पहुंच चुके हैं। वहीं जंतर मंतर पर किसान भी और उनके साथ महिला किसान भी मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रहे पंजाब की महिला किसानों को पुलिस ने रोका, लेकिन वो बैरिकेड हटाकर दिल्ली में दाखिल हो गई। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के साथ कई किसान नेता भी हैं। दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी है। किसान बस और गाड़ियों से सवार होकर किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्ण अपनी महापंचायत करेंगे। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने लेकर गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। इस बीच WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि खाप के मेरे चाचा और ताऊ, मैं आपको दिल्ली आने से नहीं रोक रहा, लेकिन जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सब के बीच खुद आऊंगा। आप सब हमें जो सजा देंगे वो हमें मंजूर होगा। वहीं आपसे भी विनती है कि आपके गांव से कोई बच्चा, महिला, लड़की कुश्ती खेलती है तो उनसे 1 मिनट के लिए अकेले में ले जाकर पूछ लेना कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं क्या वो ऐसा ही है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि आपसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चे गलती करते हैं बट आप गलती मत करिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये किसानों से पूरी तरीके से गुहार भी लगाई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती लगातार जा रही हैं। जो रेसलर्स हैं लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। पूरी तरीके से उनका एक ही मकसद और एक ही मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। फिलहाल रेसलर्स के समर्थन में हरियाणा के खाप पंचायत किसान पूरी तरीके से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच कर चुके हैं। किसानों की यह कहना है कि ये महिला रेसलर्स हमारे देश का स्वाभिमान है, मान है, सम्मान है। हमारे देश के तिरंगे का जो स्वाभिमान विदेशी धरती पर जाकर ये महिला रेसलर्स लहराती हैं, लेकिन आज इनके साथ यौन शोषण की जो गलती ब्रजभूषण शरण सिंह ने की है तो उन्हें सजा नहीं मिल रही। फिलहाल उन्होंने ये मांग की है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। हमें FIR या कमेटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आपको बताते चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे पहले जनवरी के महीने में ये महिला रेसलर्स, जिसमें बजरंग पुनिया इनके साथ शामिल थे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट भी थी, और उस समय भी ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए थे। उस समय जब इन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट किया तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तुरंत इनसे मुलाकात करते हुए एक कमेटी का गठन किया। उन्होंने आश्वस्त किया इन खिलाड़ियों को कि पूरी तरीके से आपके साथ हम खड़े हैं, सरकार खड़ी है, खेल मंत्रालय खड़ा है और एक न्यायिक जांच होगी। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर एक
कार्रवाई होगी। फिलहाल वो जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। अभी तक वो जांच कमेटी सिर्फ और सिर्फ जांच कर रही है, लेकिन महिला रेसलर्स को ये लगा कि अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो शायद हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एक बार फिर से महिला रेसलर्स आज से 16 दिन पहले जंतर मंतर पहुंची और जहां पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। देश की निगाहें, यहां तक कि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड से लेकर तमाम जो बड़े एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सबकी निगाहें इन महिला रेसलर्स पे है, जिन्होंने देश का झंडा बुलंद किया। देश की आन बान शान को इन्होंने विदेशों में लहराया, विश्व में इन्होंने देश का परचम लहराया। इन खिलाड़ियों के साथ अगर देखा जाए तो क्रिकेट दुनिया की कई बड़ी हस्तियां जैसे इरफान पठान, भारत के तेज गेंदबाज, इनके समर्थन में ट्वीट करते नजर आए। वीरेंद्र सहवाग, भारत के तेज बल्लेबाज, उन्होंने इनके समर्थन में ट्वीट किया। तमाम जो लोग हैं इनके समर्थन में नजर आए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनएसए और दूसरी राहत की मांग को लेकर मनीष कश्यप को संबंधित अथॉरिटी में याचिका दाखिल करना चाहिए। सोमवार को यानी आज सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा, बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है वह किस घटना को लेकर है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने कहा कि पहली एफआईआर फेक वीडियो को लेकर है, दूसरी घटना पटना एयरफोर्स पर दिए गए बयान को लेकर है जो विवादित है, तीसरी एफआईआर हाथ में हथकड़ी वाले फोटो को लेकर है। बिहार सरकार ने कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। वहीं सीजीआई ने कहा कि अब तमिलनाडु सरकार बताए कि एफआईआर के बारे में क्या डिटेल है। वहीं आपको बताते चले कि तमिलनाडु की तरफ से सिब्बल ने कहा कि जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई वहीं सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ना चाहिए। बिहार सरकार के वकील ने भी विरोध किया, कहा कि वह मनीष कश्यप उगाही करने वाला एक शख्स है, उसने चुनाव भी लड़ा है और मनीष कश्यप के ऊपर कई आपराधिक मामले भी हैं। फिलहाल मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तिहाड़ जेल नाम सुनते ही एक ऐसे जगह की छवि उभरती है जहां देश के नामी और खूंखार अपराधी कैद हैं, जहां इतना सख्त पहरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते तिहाड़ जेल के अंदर के 2 सीसीटीवी फुटेज ने इस छवि को तार-तार कर दिया। वहीं पहले सीसीटीवी फुटेज में साफ हाफ पैंट और टी शर्ट पहने कुछ कैदी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर लोहे की नुकीली चीजों से 90 वार करते हैं। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पुलिस वालों के सामने घायल टिल्लू की बॉडी पर फिर से हमला किया जाता है। इससे पहले 14 अप्रैल को भी तिहाड़ में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की इसी पैटर्न पर हत्या कर दी जाती है। जब हमने जेल के अंदर की दुनिया पर रिसर्च की तो पता चला कि यहां पर चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं, इसके पहले भी कई हत्याएं तिहाड़ जेल में हो चुकी है। लेकिन तिहाड़ जेल की अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि टिल्लू ताजपुरिया और तमाम जो गैंगस्टर, तिहाड़ जेल जो इतनी सुरक्षित जेल है उसमें कैसे एक अपराधी की हत्या हो सकती है। फिलहाल इस पर जांच चल रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीते दिन कोरोना के 3720 नए मामले सामने आए। 7698 लोग ठीक हुए, जबकि 20 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। देश में एक हफ्ते के बाद कोरोना के डेली केस बढ़े हैं। वहीं 25 अप्रैल को 9629 नए केस मिले थे। इसके बाद से लगातार नए संक्रमित में कमी आई थी। देश में एक्टिव केस लगातार 10 दिनों में कम हो रहे हैं। बीते दिन
40,177 एक्टिव केस थे। वहीं 22 अप्रैल को कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से ही लगातार नए केस 10,000 से कम मिले थे। वहीं रविवार 23 अप्रैल को 6,904 नए केस सामने आए थे, जबकि 16 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार यानी 24 अप्रैल को 6,934 नए संक्रमित मिले थे, वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई थी। मंगलवार यानी 25 अप्रैल को 9,629 केस दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की मौत हुई थी। वहीं बुधवार यानी 26 अप्रैल को 9,355 केस सामने आए थे। गुरुवार यानी 27 अप्रैल को 7,533 नए केस सामने आए थे, 44 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को 7,171 केस मिले थे और 40 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार यानी 29 अप्रैल को 5,874 नए केस सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई थी। वहीं रविवार यानी 30 अप्रैल को 4,282 नए संक्रमित मिले थे और 14 लोगों की मौत हुई थी। दूसरे हफ्ते के सोमवार यानी 1 मई को 3,325 नए केस मिले थे और 17 लोगों की मौत हुई थी। तो फिलहाल कोरोना को लेकर लगातार सतर्कता है, स्वास्थ्य विभाग लगातार सचेत है, लगातार गाइडलाइन भी जारी कर रहा है और अब फिलहाल कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, कुछ राहत देने वाली खबरें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेस्ट यूपी में रविवार को मौसम बिगड़ सकता है, यानी पूरी तरीके से वहां के 29 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक यहां बारिश, धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के शहरों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में भी सुबह हल्की धूप है। इसके चलते इन शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद और कानपुर की CESA यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञान डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि अगले 5 दिनों में वेस्ट यूपी के हल्के से माध्यम में बादल छाए रह सकते हैं, आंधी तूफान चल सकती है। वहीं इसके कारण 7 और 8 मई के बीच धूल भरी आंधी और गरज बरज के साथ पूरी तरीके से बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। नोएडा, आजमगढ़, कुशीनगर और गाजियाबाद में 0.1 से 1 मिमी यानी मिलीमीटर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार। नमस्कार।